जर्नैल हार चुका है और जर्नैल की इस यकीनी हार के बारे में बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं। जर्नैल की हार इस तरह से यकीनी है कि अब इमरान खान की जमात के अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर अली खान के गोड्डे गिट्टे पकड़ने पे आ गया। इसने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए, इमरान खान को रिहा न किया जाए, उनको बनी गाला में नजरबंद कर दिया जाए और फिर ये हेलीकॉप्टर पे वहां पे उतरे, इर्द गिर्द के सारे इलाके को सील कर दिया जाए, लोगों को गायब कर दिया जाए जैसे इन्होंने डी चौक में किया, उनको डरा धमका के अपने घरों में बंद कर दिया जाए और फिर ये जंगल का बादशाह हेलीकॉप्टर पे बनी गाला में लैंड करे और इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश करे। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मुझे डील की ऑफर की गई है लेकिन मैंने कोई डील नहीं करनी। इमरान खान ने ना कर दी। इमरान खान ने कहा अगर किसी ने मिलना है तो अडयाला जेल में आके मिले। अडयाला जेल में जंगल का बादशाह खुद नहीं जा सकता क्योंकि चैमगोइयां होंगी, सवाल खड़े होंगे और फिर इसकी हार उस तरफ से भी कंफर्म हो जाएगी कि एक कैदी के कदमों में चल के गया, उसके चरणों को हाथ लगाने के लिए गया कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो भी नहीं करना, अपनी साख भी बचानी है, अपने इदारे की इज्जत आबरू को मट्टी में जो मिलाया है उसको बचाना है। इमरान खान के मना करने के बाद इन्होंने पूरी कोशिश की कि इमरान खान को एक दफा फिर डराया जाए, अलकादर केस की तलवार लटका के कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दे देंगे और 2-3 साल के लिए जेल के अंदर ही रहेंगे। इनके टाउट अबसार आलम को आपने बकवास करते हुए सुना था, लेकिन इमरान खान ने कहा जो करना करो, सजा देनी है सजा दो, ये केस हाईकोर्ट में ले जाएंगे और फिर आपको वहां पे बताएंगे कि अलकादर क्या है। इसलिए अलकादर का फैसला मुअख्खर करना पड़ा और उसी टाइम जंगल का बादशाह खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के साथ मीटिंग करने पहुंचा। आज इस मीटिंग का इकरार किया गया। बैरिस्टर गौहर खान ने इस मुलाकात को इंडोर्स किया। इसको खुर्रम इकबाल ने रिपोर्ट करते हुए लिखा, मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से इलादगी में मुलाकात हुई, तमाम मसाइल सामने रखे, एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद है। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल में गुफ्तगू। इसके बाद जियो न्यूज वगैरह के टिकट्स ये चल रहे थे। मेरी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात आर्मी चीफ से इलादगी में हुई। मुलाकात में हमने अपने तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। मुलाकात में दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला। एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हुए, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी के हवाले कर दिए। जाहिर है मुतालबात का लेन देन मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान होगा जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन कायम है। आर्मी चीफ को नहीं दिए जा सकते, फौजियों को डायरेक्टली नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो तो अभी तक इस बात पे काम है कि हम सियासत में दखल अंदाजी नहीं करते, और अगर ये मुतालबात डायरेक्टली उनको दिए जाते हैं तो फिर जाहिर है उनका पोल खुल जाता है। पता तो अवाम को है लेकिन जाहिर है इस पर एक मोहर लग जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि जंगल का बादशाह अब तहरीक इंसाफ की सेकंड टीयर लीडरशिप अली अमीन गंडापुर और क्यूटी पटूटी बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात करने पर क्यों आमादा हो गया। इमरान खान की मिन्नतें की, इमरान खान नहीं माने, जिसने मुलाकात करनी है अडयाला में आए और वहां पे जाते हुए पर जलते हैं। लोग बातें करेंगे कि कैदी के कदमों में जा पहुंचा, फिर इसलिए इन लोगों से मुलाकात की। खैर इस मुलाकात की वजह क्या है? क्योंकि जंगल के बादशाह ने जो अपने लिए सपोर्ट खरीदने की कोशिश की, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट की, उनकी डीप स्टेट की, CIA की, वो रिजेक्ट कर दी गई। जंगल के बादशाह ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करके, एयर स्ट्राइक करके, वाखान कॉरिडोर पे कब्जा करने के दावे करके एक नई जंग उनको बेचने की कोशिश की। उनको यह बावर करवाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का एक नया मसला उठने वाला है क्योंकि उसकी जो मौजूदा हुकूमत है उनको दहशतगर्द बना के पेश करने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि वो चाइना के साथ तरक्याती मंसूबे तय कर रहे हैं, वो भारत के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया ये भी देख रही है कि चाइनीज डेलीगेशंस और इंडियन डेलीगेशंस के साथ उनके क्या मामला चल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ ये किराए के कातिल, ये फसाद फिल अर्ज मचाने वाले फसादी, इन्होंने एक नई जंग बेचने की कोशिश की, झूठी जंग बेचने की कोशिश की जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। अमेरिका ने भी डॉलर देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने इनको कह दिया कि पाकिस्तान तो अमेरिका का कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर था ही नहीं क्योंकि अफगानिस्तान की झूठी जंग इन्होंने बेचने की कोशिश की, और ये खबर इनके अपने न्यूज़पेपर्स प्रिंट कर रहे हैं। और हमेशा ऐसा होता है कि जब सिटिंग आर्मी चीफ के जाने के दिन करीब होते हैं तो जो नया आने वाला होता है वो अपनी कारकर्दगी दिखाना शुरू कर देता है, वो अपने करतब दिखा रहा होता है, वो मौजूदा की जड़ें काटना शुरू कर देता है। अब ये इंतहाई सुबकी की बात है कि ये दावे करते हैं कि अमेरिका के ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अमेरिका के कहने पे इन्होंने रजीम चेंज की, पिछले 2-2.5 साल में जुल्म सितम की इंतहा कर दी, लेकिन जब वो खुल के सारी दुनिया के सामने आ गया तो उन्होंने इनको अबैंडन कर दिया। अब सारा मलबा इनके ऊपर गिर रहा है और जो नया आने वाला है वो मौजूदा की जड़ें काटने पर लग गया क्योंकि इनका अपना कंट्रोल्ड मीडिया इनके खिलाफ, इनके बयानिए के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है। आपने कल ये रिपोर्ट्स देखी होंगी कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का तकनीकी इत्तेहादी नहीं रहा और इस्लामाबाद के साथ इत्तेहाद का कोई मायदा नहीं हुआ। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के कम्युनिकेशन एडवाइजर जॉन कर्बी के ये रिमार्क से सहाफी के पूछे जाने के बाद आया। सहाफी ने पूछा कि क्या बाइडन इंतजामिया अफगानिस्तान में गड़बड़, अलकायदा, IS, तालिबान, TTP और इन तमाम की तंजीमें नो के हवाले से आलमी बरादरी से पाकिस्तान की अपील के हवाले से कोई कोशिश कर रही है। मंगल को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन दहशतगर्द ग्रुपों के बारे में सवाल किया गया तो उसने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का तकनीकी इत्तेहादी नहीं था। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का कोई मायदा नहीं था, लेकिन यकीनी तौर पर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में बहुत से कई सालों में हमने पाकिस्तान के साथ इस दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए मुनासिब तौर पर शराकत दारी की जो अब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस रीढ़ की हड्डी पर मौजूद है। और हम तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान अब भी, पाकिस्तानी अवाम अब भी इस सरहद के पार से आने वाले दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार हैं। हम इसे तस्लीम करते हैं और जब तक हम यहाँ इस सौदे पर हैं, इन मुश्तरका खतरात और चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान से काम करने के लिए पुरज़म है। ये अप्रोच तब्दील नहीं हुई कि पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरज़म है, ये तब्दील नहीं हुआ। ये रिमार्क्स इस पस मंजर में सामने आए जब अमेरिका ने तालिबान पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले ना हो।
میں پہلے یہ کہوں گا کہ یقیناً پاکستانی عوام نے پرتشدد انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے گزشتہ سال ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں پاکستانی عوام اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ یہ ان کے ساتھ مصروفیات میں ہمارے لیے ایک ترجیح رہا ہے اور یہ جاری ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی امریکہ کا تکنیکی اتحادی نہیں ہے، اسٹریٹجک پارٹنر کبھی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جنگ بیچنے کی کوشش کی تاکہ ان پہ CIA کا، ان کی ڈیپ سٹیٹ کا ہاتھ قائم رہے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے جنگل کے بادشاہ کی سرپرستی کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اب نہیں خریدیں گے تمہاری یہ جنگ، تمہیں ڈالرز نہیں دیں گے۔ اس لیے جنگل کے بادشاہ کی ساری اکڑ نکل گئی ہے، سارے کسبل نکل گئے ہیں۔ اب اسے صرف اپنی نوکری پہ آ رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کی 3 سال کی نوکری مکمل ہو، اور اس کے بعد جو اس نے 2 سال کی توسیع لی ہے 26ویں آئینی ترمیم کروا کے، عمران خان باہر آتے ہی اس کو ملیا میٹ نہ کر دیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم تو ویسے ہی بڑھنے جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ان کے ٹاؤٹ صحافتی طوائفیں، خاص کر جو عاصم خنزیر کی یہ سٹپنی ہے، غلیظہ فاروقی، یہ سخت قسمی کہتی ہے یہ رہی انقلاب کی کولاقات جنرل عاصم خنزیر کی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کے بعد، آرمی چیف سے ملاقات کی بےتابی، بے چینی، اور بعد از ملاقات جوش و ولولہ، بہتری کی امیدیں اور اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ PTI کا ساڈی گل ہو گئی ہے کا آغاز، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی کرنے کا مطالبہ اور اس نام نہاد جدوجہد جہاد کا کیا ہوا؟ بس ایک ملاقات پر ڈھیر ہونے والے کاغذی شعر، سیاستدانوں کا آرمی چیف سے ملاقات کا کیا کام اور آرمی چیف کے سامنے تمام معاملات رکھنے کا کیا تعلق؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کا انقلاب صرف اتنا ہے کہ ہمیں دوبارہ گود لے لیں، اور یہ بارہا ثابت بھی ہوا۔ اور پھر اپنے آپ کو لیجٹمائز کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تو غیر جانبدار صحافی ہے۔ ہمارا تو بطور صحافی پیشہ ورانہ فرض ہے ہر ایک سے بات کرنا، خبر لینا، اور ہمارے پیشہ ورانہ تعلق کی بنیاد پر ہمارے خلاف کیمپین چلانے، بائیک آؤٹ کرنے والے ان نام نہاد جعلی انقلابیوں کو اب جواب دہ ہونا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کا جواب دیں۔ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ان کا باس ان کے سامنے ٹکڑے پھینکنے والا ہار رہا ہے، گٹے گوڑے پکڑ رہا ہے۔ اگر تو کاغذی شعر ہوتے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو برطانوی پارلیمنٹیرینز کو زلفی بخاری کل بریفنگ نہ دے رہا ہوتا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو عمران خان کی جماعت یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش نہ کرتے، جس میں کلیئرلی سب سے اہم مطالبات 2 علیحدہ جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے، ایک 9 مئی پہ تحقیقات کرے گا اور دوسرا 26 نومبر کے قتل عام پہ۔ اور جب تحقیقات ہوں گی تو کھرا کس کی طرف نکلے گا؟ غلیظہ فاروقی کے باپ جنرل عاصم خنزیر کی طرف، کہ اس نے آرڈر دیا تھا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو یہ ڈیمانڈز نہ ہوتی۔ اور ان کو تو زلمے خلیلزاد نے بھی کچھ مشورے دے دیے۔ زلمے خلیلزاد کو آپ جانتے ہوں گے، یہ فارمر US ایمبیسڈر ٹو افغانستان، عراق اینڈ UN ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ میں لابنگ کے لیے پیسے خرچ کرنے کی بجائے فوجی اثر و رسوخ اور ان کے زیر اثر چلنے والی حکومت کو یہ کام کرنے چاہیے کہ PTI کے ساتھ معاہدہ کرو، عمران خان کو جیل سے رہا کرو جو کہ بوگس چارجز میں جیل میں ہیں، اور تیسرا یہ کوششیں، یہ سٹیپس 20 جنوری سے پہلے لے لو، کیونکہ یہ سٹیپس پاکستان کو میلٹ ڈاؤن سے بچائیں گے، اور انہی کی وجہ سے اسلام آباد کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن صحافتی طوائفیں ہیں، بونک بونک کے پاگل ہو رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ جی عمران خان اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ یہ صحافتی طوائفیں جتنی مرضی کوشش کر لیں اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کہ جنرل عاصم خنزیر ہار چکا ہے، یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ عوام دیکھ رہی ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ جھک رہا ہے، عمران خان کے قدموں میں جھک رہا ہے، ہار کے بہت قریب ہے، اور جیل میں بیٹھا وہ آزاد انسان، ذہنی طور پہ آزاد انسان، وقت کے یزید کو، وقت کے فرعون کو اپنے قدموں میں جھکا کے، جیت کے، عوام کی آزادی کی، حقیقی آزادی کی جنگ جیت کے باہر آ رہا ہے۔ اور اس لیے ان کو مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ ان کا بونکنا، ان کا پروپیگنڈا کسی کام نہیں آیا۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔